जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ अपने शिक्षा दृष्टि चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी। साथियों, शैक्षिक तकनीकी से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसी से संबंधित हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो शैक्षिक तकनीकी से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी 20वीं सदी में किस रूप में विद्यमान थी? शैक्षिक तकनीकी 20वीं सदी में, हम लोग 21वीं सदी में हैं, किस रूप में विद्यमान थी? यह हमारा पहला प्रश्न है जी। शैक्षिक तकनीकी इस टॉपिक पे ये पहला प्रश्न है। 20वीं सदी में भी शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग होता था, लेकिन उस समय शैक्षिक तकनीकी को हम खिलौने और सीखने की युक्ति के रूप में प्रयोग करते थे। खिलौनों का प्रयोग करते थे तथा सीखने की युक्ति के रूप में और खिलौने का प्रयोग किया जाता था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कहाँ हुआ? सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग कहाँ हुआ? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में मिलता है। अमेरिका, बहुत से विकल्प हो सकते हैं, आपको अमेरिका चुनना है। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका में सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ मिलता है? यह भी प्रश्न बनता है। अमेरिका में सर्वप्रथम ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ मिलता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है ओहियो राज्य में ईटी का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के ओहियो राज्य में मिलता है। अगला प्रश्न है चौथा, ईटी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और किस रूप में किया? ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसने और किस रूप में किया? यह भी प्रश्न बनता है, किसने और किस रूप में किया? सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन के रूप में किया। सर्वप्रथम 1926 में सिडनी प्रेसी, नाम नहीं भूलना है, सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन के रूप में किया। 1926 में सिडनी प्रेसी ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन के रूप में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, सर्वप्रथम अभिक्रमित अध्ययन, प्रोग्राम लर्निंग इसको बोलते हैं,
अभिक्रमित अध्ययन पद्धति का विकास किसने किया? अभिक्रमित अध्ययन पद्धति का विकास, अभिक्रमित अध्ययन पद्धति का विकास इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग का विकास किसने किया, ये प्रश्न होता है तो आप बताएंगे V.F. स्किनर 1950 में इन्होंने कुछ जीवों पर अध्ययन किया और कुछ सिद्धांतों का विकास भी किया, निर्माण भी किया 1950 में, और उसको शिक्षा में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इंग्लैंड में ईटी का प्रयोग, इंग्लैंड में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग अमेरिका में सिडनी प्रेसी ने प्रारंभ किया था। इंग्लैंड में किसने किया था? किसने किया, ये प्रश्न आता है तो आपको भूलना नहीं है। इंग्लैंड में ब्रायन मोर सर्वप्रथम 1950 में ब्रायन मोर अमेरिका में सिडनी प्रेसी ने किया और इंग्लैंड में ईटी का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रायन मोर ने किया। 7वां प्रश्न है, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? J.K. गालब्रेथ, J.K. गालब्रेथ, J.K. गालब्रेथ, द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ध्यान में रखना है, बहुत ही फेमस पुस्तक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी संबंधित। 8वां प्रश्न आप सबके सामने है, शैक्षिक तकनीकी के कितने रूप हैं? शैक्षिक तकनीकी, जिसको हम ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, के कितने रूप हैं? कितने रूप हैं? तो आपको 3 देना है। ये उत्तर आपको 3 देना है। कौन कौन सा है? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, और तीसरा है प्रणाली उपागम। ये 3 रूप हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। 9वां क्वेश्चन आप सबके सामने, सर्वप्रथम कार्डों, बोर्डों और विशेष पुस्तकों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में किसने प्रयोग किया? सर्वप्रथम कार्डों, बोर्डों एवं विशेष तरह की पुस्तकों का प्रयोग ईटी में किसने किया? हमारा ये प्रश्न है। अगर ये ऐसा प्रश्न आता है, किसने किया था,
लम्सडेन और ग्लेसर ने 1930 और 40 के बीच, 1930 से 40 के बीच, कौन? लम्सडेन और ग्लेसर, लम्सडेन और ग्लेसर ने 1930 और 40 के मध्य में सर्वप्रथम कार्डों, बोर्डों, विशेष पुस्तकों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग दिया। सर्वप्रथम सिडनी प्रेसी ने शिक्षण मशीन के माध्यम से 1926 में अमेरिका में ईटी के शुरुआत की थी और कार्डो बोर्डों का प्रयोग लम्सडेन और ग्लेसर ने 1930 और 40 के मध्य करके शिक्षा को एक नई दिशा दी, अध्ययन पद्धति को सरल सुगम बनाने में सहयोग दिया। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह है शैक्षिक तकनीकी के कितने पक्ष हैं? शैक्षिक तकनीकी ईटी के पक्ष। शैक्षिक तकनीकी ईटी के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? अदा, दूसरा है प्रक्रिया और तीसरा है प्रदा। 3 पक्ष हैं, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। तो ये तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी संबंधित 10 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं। परीक्षाओं में शैक्षिक तकनीकी के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कुल 10 प्रश्न। इसके बाद अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शैक्षिक तकनीकी आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में विद्यमान है। हम लोग शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ग्राह्य बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जब तकनीकी का प्रयोग करते हैं वही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। आइए हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों का, तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, भारतीय विद्वान के द्वारा दी गई है। शैक्षिक तकनीकी क्या है आपसे पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। आविष्कार के साथ नियम भी प्रयोग होता है। आविष्कारों तथा नियमों की शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। किसने कहा है? तो आपको ध्यान देना है, ये विद्वान है यस कुलकर्णी। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है शैक्षिक तकनीकी
के मूल आधार, ये पुस्तक है, ध्यान देना है। शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार एस कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तकनीकी तथा विज्ञान का प्रयोग है, शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईटी का संबंध शिक्षण की किस पक्ष से होता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का संबंध शिक्षण के किस पक्ष से होता है? किस पक्ष से? शिक्षण के कई पक्ष होते हैं, आपको बताना है किस पक्ष से होता है। प्रश्न बनता है, ईटी का संबंध शिक्षण के किस पक्ष से है या किस उद्देश्य से होता है? तो आपको बताना है ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य, उद्देश्य या पक्ष, ज्ञानात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ध्यान देना है, ईटी का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, भावात्मक अथवा क्रियात्मक से नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। आपको ज्ञानात्मक पक्ष याद रखना है। अगला प्रश्न आप सबके सामने जो प्रस्तुत है वह है, ईटी में सॉफ्टवेयर उपागम के कितने रूप हैं? ईटी के हमने 3 उपागम बताए थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। अब इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर उपागम के कितने रूप मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम के कितने रूप हैं? तो आपको बताना है, ये है पहला अनुदेशन तकनीकी, दूसरा है शिक्षण तकनीकी और तीसरा है व्यवहार तकनीकी। ध्यान देना है, इसमें बहुत से साथी भ्रमित होते हैं। शिक्षण तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी दोनों में अंतर है। शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रणाली उपागम तीनों निहित हैं, तीनों उसके उपागम हैं, तीनों उसके रूप हैं। शिक्षण तकनीकी सॉफ्टवेयर उपागम का एक अलग रूप है जो शिक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसमें हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अनुदेशन जो तकनीक है, इसमें सूचना दी जाती है कक्षा के अंदर और उसके बाहर हम अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग करते हैं। शिक्षण तकनीकी कला है, इसको ध्यान में रखना है। शिक्षण तकनीकी क्या है? शिक्षण तकनीकी कला है, जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यवस्तु, कक्षा व्यवहार, संप्रेषण, इन सब का प्रयोग होता है। और व्यवहार तकनीकी जो सॉफ्टवेयर उपागम का तीसरा रूप है, इसमें नियमों सिद्धांतों के प्रयोग से छात्र और शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इसमें व्यवहार परिवर्तन होता है, इसमें नियमों सिद्धांतों का प्रयोग होता है, कक्षा के अंदर संप्रेषण क्रिया होती है और अनुदेशन का मतलब होता है सूचना देना। 14 प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत है। शिक्षण तकनीकी के कितने तत्व हैं? टीचिंग टेक्नोलॉजी
शिक्षण तकनीकी शिक्षण तकनीकी के शिक्षण तकनीकी के कितने तत्व हैं, कितने रूप हैं। यहाँ रूप के बजाय आप तत्व समझिए। कितने तत्व हैं शिक्षण तकनीकी के? तो शिक्षण तकनीकी के 2 तत्व हैं, ये ध्यान में रखना है। शिक्षण तकनीकी के 2 तत्व, पहला कौन सा है? पाठ्यवस्तु, और दूसरा है संप्रेषण। शिक्षण तकनीकी के 2 तत्व हैं, पहला है पाठ्यवस्तु और दूसरा है संप्रेषण, जिसको हम कक्षा व्यवहार भी कहते हैं। कक्षा व्यवहार, ये शिक्षण तकनीकी के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आता है, पाठ्यवस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया जाता है? पाठ्यवस्तु को कितने सोपान पाठ्यवस्तु के कितने सोपान है? प्रश्न बनता है कि पाठ्यवस्तु के कितने सोपान है, तो आपको बताना है पाठ्यवस्तु के कुल 4 सोपान हैं। पाठ्यवस्तु के कुल 4 सोपान हैं। कौन कौन से 4 सोपान हैं, ये आपको बताना है। पहला है नियोजन, सबसे पहले हम पाठ्यवस्तु का नियोजन करते हैं। दूसरा है नियोजन, दूसरा है व्यवस्था, ये पाठ्यवस्तु का दूसरा सोपान है। और तीसरा है मार्गदर्शन। चार सोपान बताए गए हैं, नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ये पाठ्यवस्तु के 4 सोपान बताए गए हैं। अनुदेशन का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न। अनुदेशन का अर्थ, ये प्रश्न पूछता है अनुदेशन क्या है? अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना, इंस्ट्रक्शन, सूचना देना। अनुदेशन, इसको अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सूचना देना। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशन का संबंध आधार क्या है? ये प्रश्न बन गया। अनुदेशन के आधार अथवा संबंध किससे होता है? अनुदेशन का संबंध किससे होता है, या इसका आधार क्या है? इसका आधार है मशीन प्रणाली। मशीन प्रणाली, ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब परीक्षा की दृष्टि से, विशेष करके उत्तराखंड प्रवक्ता जो अभी आपकी परीक्षा नजदीक है, इसमें अनुदेशन का अर्थ क्या है? मशीन प्रणाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पाठ्यवस्तु कितने स्तरों पर प्रस्तुत किया जाता है? पाठ्यवस्तु से बहुत प्रश्न बनते हैं। पाठ्यवस्तु को कितने स्तरों पर प्रस्तुत किया जाता है? ये कितने स्तरों पर पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है 3 स्तरों पर। पहला है स्मृत, दूसरा है बोध और तीसरा है चिंतन। ध्यान देना है, स्मृत, बोध और चिंतन
पाठ्यवस्तु को 3 स्तरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पाठ्यवस्तु से प्रश्न बहुत बनते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्र शिक्षक व्यवहार कितने रूपों में होता है? इसमें छात्र और शिक्षक के व्यवहार के कितने रूप हैं? व्यवहार के रूप कितने होते हैं? ये पूछता है। 7 छात्र शिक्षक व्यवहार के कितने रूप होते हैं? ये है 2 रूप होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। पहला क्या है? शाब्दिक व्यवहार, शाब्दिक, और दूसरा है अशाब्दिक। शाब्दिक, अशाब्दिक। कुछ शिक्षक बोलकर व्यवहार करता है, छात्र बोलकर व्यवहार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, और कुछ बिना बोले अपने हाव भाव के द्वारा अपनी बात को करते हैं। ये कक्षा के अंतर्गत छात्र और शिक्षक का व्यवहार है। अगला प्रश्न है, कठोर शिल्प उपागम सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? कठोर शिल्प उपागम हमने बताया था ईटी के 3 पाठ, कठोर शिल्प उपागम, कठोर शिल्प उपागम, जिसको हम हार्डवेयर अप्रोचेज बोलते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्णन किया किसने किया? ये उत्तर आपको देना है। सर्वप्रथम वर्णन ए लम्सडेन, लम्सडेन ने किया। लम्सडेन ने किया। ये आपके सामने 20 प्रश्न की श्रृंखला हो गई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको स्क्रीनशॉट के द्वारा ले सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी के ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी संसाधनों का प्रयोग हम जब करते हैं तो वो शिक्षा तकनीकी होता है। ये शैक्षिक तकनीकी विज्ञान के जो नियम हैं, जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, और जो विज्ञान के उपकरण है, उसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होता है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ये सब जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं तो वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। कठोर शिल्प उपागम का दूसरा नाम क्या है? हार्डवेयर उपागम या कठोर शिल्प उपागम का दूसरा नाम। ध्यान देना है, कभी कभी परीक्षाओं में भ्रमित करने के लिए दूसरा नाम प्रयुक्त करता है, तो आपको ध्यान में रखना है दूसरा नाम क्या है। कठोर शिल्प उपागम का दूसरा नाम है सापेक्षिक तकनीकी, रिलेटिव टेक्नोलॉजी, सापेक्षिक तकनीकी। ये 21वां क्वेश्चन है, कठोर शिल्प उपागम का दूसरा नाम। इसके बाद है, किस तकनीकी का विकास विश्व युद्ध के पश्चात हुआ? विश्व युद्ध, ये पूछ लेता, विश्व युद्ध के पश्चात किस तकनीकी का जन्म हुआ? ये प्रश्न आता है, विश्व युद्ध के पश्चात किस तकनीकी का जन्म हुआ? तो आपको उत्तर देना है, तकनीकी तृतीय के नाम से जानी जाती है
शिक्षा तकनीकी तृतीय के नाम से जानी जाती है यह है प्रणाली उपागम, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका जन्म होता है। शिक्षा तकनीकी तृतीय के नाम से जाना जाता है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय ये है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका जन्म होता है। प्रशासन प्रबंधन में इसका प्रयोग होता है, ध्यान देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कभी प्रश्न पूछता है शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति कैसी है, ये प्रश्न आता है। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति कैसी है? शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति विज्ञान की है, ध्यान देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक नियमों, वैज्ञानिक आविष्कारों, वैज्ञानिक उपकरणों, तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसलिए शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति विज्ञान की है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है किस शैक्षिक तकनीकी का संबंध शैक्षिक प्रशासन से है? शैक्षिक प्रशासन से संबंधित ईटी कौन है? शैक्षिक प्रशासन से संबंधित ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कौन है? तो यहाँ उत्तर होगा ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड को क्या कहते हैं? प्रणाली उपागम, प्रणाली उपागम या सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली उपागम, ईटी थर्ड आदि नामों से जाना जाता है। यह शैक्षिक प्रशासन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, हमारा 25वां प्रश्न, इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंतिम प्रश्न आज का है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? ईटी थर्ड या जिसको हम कहते हैं प्रणाली उपागम, प्रणाली उपागम का जन्म कैसे हुआ? एक तो उत्तर इसका द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इसका जन्म हुआ, और दूसरा इसका उत्तर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल से हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपागमों के मेल से शैक्षिक तकनीकी थर्ड का जन्म हुआ। मेल से शैक्षिक तकनीकी थर्ड का जन्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम के मेल से हुआ। ये शिक्षा तकनीकी से संबंधित आपके सामने 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला, एक प्रश्नावली, प्रश्नोत्तरी आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति विज्ञान की है और शिक्षा में तकनीकी संसाधनों, नियमों, सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। इसको आपको समझना है, जानना है। इसके अगले भाग को हम एक नए वीडियो के साथ
शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।